तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ये एक तरह का रेजोनेंस है, स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस और नो बाउंड रेजोनेंस। इसको नो बाउंड रेजोनेंस भी बोलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन यहाँ पर वो कॉन्जुगेशन का कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। वहाँ पर रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेंस इसमें डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इसका होता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में जो डीलोकलाइजेशन होता है किसका होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, मतलब पाई बॉन्ड के हेल्प से है, पाई बॉन्ड के थ्रू होता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल के थ्रू होता है। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल थ्रू पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल थ्रू पाई बॉन्ड ऑर्बिटल होता है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये स्पेशल काइंड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ऐसा होता नहीं है। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कार्बन पर होता है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कार्बन पर होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है अल्फा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम CH बॉन्ड। कौन सा सिग्मा, ये है सिग्मा का साइन, ठीक है ना। तो कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है जो अल्फा कार्बन के ऊपर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्ट होता है। अल्फा कार्बन के ऊपर जो कार्बन हाइड्रोजन का हिस्सा होता है, उसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। दूसरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की बात नहीं होती हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में किस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, उसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। अल्फा कार्बन में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा, उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, दूसरे और किसी का नहीं। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसमें दे दिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोपीन का एग्जाम्पल लेते हैं। यह है प्रोपीन, ये क्या है, प्रोपीन, ठीक है। यह है प्रोपीन। प्रोपीन में जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। कैसे होता है जरा आप देख लो, है ना। ये जो है इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जब शिफ्ट होगा तो ये जो सिग्मा, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ये देखिए, ये है सिग्मा, यही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, अल्फा कार्बन, यही ना है हमारा अल्फा कार्बन। ये है अल्फा कार्बन। क्यों अल्फा कार्बन है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, इसलिए ये हो गया अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर यहाँ पर जो है हमको मिल रहा है, ठीक है। ये भी अल्फा, इसके इधर कार्बन जोड़ देंगे, इधर भी अल्फा हो जाएगा। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। ये दोनों कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। इस फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ अल्फा कार्बन है हमारे पास, ठीक है। ऐसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन पहले भी डिस्कस किए हैं, जब फ्री रेडिकल डिस्कस कर रहे थे, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन में भी डिस्कस किए हैं, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये जो है शिफ्ट हो गया यहाँ पर, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जो है इसके चलते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस बॉन्ड को, ये जो है ना, ये बॉन्ड इसको खींच लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन कार्बन से वो अलग नहीं होगा, बॉन्ड भले नहीं रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ रहेगा, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर यहाँ बनेगा, और इस पर प्लस चार्ज होगा, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्लस पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो हाइड्रोजन टूट के वहाँ से अलग नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ प्रोपीन का। प्रोपीन का दूसरा देखो क्या होता है, ये इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये तो है, ठीक है, और ये यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके ऊपर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये शिफ्ट होगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, हाईली एक्टिव है, अब ये इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा, अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये नो बॉन्ड में रहेगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगली बार ये क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को खींचेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर नो बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा थर्ड स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। तो चार जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ये तीनों में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कम बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्टेड है, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये इससे अट्रैक्टेड है, ये इससे अट्रैक्टेड है। क्यों अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सपोज्ड होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, लूजली बाउंड होता है, इसलिए आराम से ये इससे अट्रैक्ट होकर के इस कार्बन से अट्रैक्ट रहेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन पे चलते ही ये इससे अटैच है, इस पाई इलेक्ट्रॉन पे चलते ही ये इससे अटैच है। इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन नो बॉन्ड कहाँ पर हुआ, अल्फा कार्बन पर हुआ, दूसरे पर नहीं हुआ। यानी अल्काइल ग्रुप में अल्का कार्बन मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसी पर, ठीक है। तो इस टाइप अब तो समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो कितना स्ट्रक्चर बन गया देखो, क्लियर। तो ये हुआ प्रोपीन, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। अगर अल्फा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हम बढ़ा दें तो और ज़्यादा जो है कॉन्जुगेशन और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कार्बन डबल बॉन्डेड है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी हम CH3 दे सकते हैं। इसमें कितना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना है, इसमें 1 2 3 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा,
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 4 है। ठीक है, कितना है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कितना है यहाँ पर, 4 है। तो जो भी इसकी स्टेबिलिटी रहेगी, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा ना उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो प्रोपीन का स्टेबिलिटी देखते हैं, इसका स्टेबिलिटी जो भी है 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इसमें, तो जो भी स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब जो है अगर हम इसको चेंज कर दे तो सबसे पहले हमने इसको लिखा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, अब लिखते हैं यहाँ पर, इसको हटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गया प्रोपीन। अब देखोगे कि अगर हम इसको और सब्स्टिट्यूटेड कर देंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, प्रोपीन से स्टेबिलिटी सबका बदला जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि कौन कम रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन कौन सा एल्किन्स, सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस H को हटा देते हैं, इस H को हटा देते हैं, ये जो H है इसको हटा करके हम यहाँ पर CH3 लगाएंगे, यानी अब देखोगे कि इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया है, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले क्या है CH3, फिर इधर भी CH3 है ना, ये हो गया CH3 होल टू C डबल बॉन्ड CH2। अब यही मॉलिक्यूल का यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, जिस तरह से ये अल्फा कार्बन है उसी तरह से ये भी अल्फा कार्बन हो जाए, उसी तरह से अल्फा कार्बन हो जाएंगे। तो इस अल्फा कार्बन के चलते 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड हुआ, 1 2 3 हुआ कि नहीं, 1 2 3 बन रहा है, 1 2 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ पर 1 2 3 बन रहा है। ठीक है ना, तो अब ये भी तो अल्फा कार्बन है, तो इसके चलते भी तो 1 2 3 हो जाएगा, ये भी तो अल्फा कार्बन है ना, इसके चलते भी 1 2 3 तो है यहाँ पर, नो बॉन्ड रेजोनेंस 1 2 3 इस तीनों के लिए होगा। जैसे ये इधर आया वैसे ही ये बॉन्ड तोड़ देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए होगा 1 2 3 तो इसके लिए हो जाएगा, तो 4 पहले से है, और ये कार्बन आने के बाद, ये अल्फा कार्बन आने के बाद 1 2 3 और नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा, 4 पहले से 3 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए प्रोपीन से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन से 2 तो है ना जुड़ा हुआ, ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 1 2 3 4 हुआ है, तो ब्यूटीन हुआ है, तो हो जाएगा आइसोब्यूटीन। इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। और अगर IUPAC नेम देंगे तो इधर से गिनेंगे, इधर से 1 2 3 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये होगा IUPAC नेम। क्लियर। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे अल्फा कार्बन बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक अल्फा कार्बन बढ़ने से 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो हम तीसरा करते हैं, तीसरा यहाँ पर करते हैं,
ये कार्बन है ना, इसको हटा देते हैं, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं और उसके जगह CH3 कर दिए। ठीक है, अब देखो इससे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा ये भी दिखा देते हैं। CH3 होल टू C डबल बॉन्ड CH, CH3। ठीक है, अब देखो कि 2 अल्फा कार्बन पहले से है, उसके चलते 7 कार्बन आया था। अब देखो यही ना है फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी तो अल्फा कार्बन हुआ। CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी तो अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ। यहाँ पर भी तो इन हाइड्रोजन है, 3 CH बॉन्ड है, ये भी तो 3 बना देगा, ये भी तो इस तरह का 3 स्ट्रक्चर दे देगा। तो 3 और बढ़ गया कि नहीं? तो अभी तक 7 था, और ये अल्फा कार्बन आने के बाद 3 और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया, बढ़ गया, तो हो गया कितना? 10 हो गया। कितना हो गया? 3। तो स्टेबिलिटी बढ़ गया कि नहीं? नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया इसका, इसलिए इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये हो गया। ठीक है कि नहीं? अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4। ठीक है ना? इसका नाम होगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट 2ENE। ठीक है, और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। अब देखो एक और हाइड्रोजन है, उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, और ये कहाँ से रिप्लेस, ये तो ठीक है, इसको ना रिप्लेस करेंगे, इसको डबल बॉन्ड वाले को। ये हो गया हमारा CH3। ठीक है, तो ये भी तो अल्फा कार्बन है, ये भी तो अल्फा कार्बन हुआ ना, ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हो गया, ये भी तो 3 स्ट्रक्चर बढ़ा देगा, पहले से ही 10 था, और ये 3 इस अल्फा कार्बन के चलते 3 और नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। इधर भी 2 CH3, इस कार्बन से भी 2 CH3 है, तो CH3 होल 2, इस कार्बन से भी 2 CH3, एक इधर एक इधर, तो CH3 होल 2। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ब्यूटीन है 2 3, हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ENE। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट ENE। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टेबिलिटी हमको दिखाना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें या हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर लिखें। जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी वो कम रिएक्टिव होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, जो कम स्टेबल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जस्ट उल्टा है एक दूसरे का, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लास 11 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हमने फिनिश कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बहुत कुछ तो पढ़ ही चुके हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ पर, और फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके ओके, हैव अ नाइस डे।